नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। मैं हूं आप सभी के साथ शालू शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने उस शहर नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये वीडियो शाफिया परिवार की कहानी है और हमें सिखाती है कि आधुनिक वातावरण आधुनिक विचारों की गारंटी नहीं है। कनाडा में घटी इस घटना की सुनवाई के दौरान फैसला लिखते समय जज ने टिप्पणी की थी कि इससे खतरनाक कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, आज भी इस घटना को कनाडा में साजिश और धोखे की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। बात साल 2009 के जून महीने की है। यामा के पति मोहम्मद शाफिया और उनके बेटे हामिद ने किसी तरह अपनी 3 बेटियों और शाफिया की दूसरी पत्नी को एक कार में बैठा लिया। उन्होंने दूसरी कार का इस्तेमाल करके गाड़ी को किंगस्टन, ओंटारियो में एक नहर में धकेल दिया। तीनों बहनें ज़ैनब जो 19 साल की थी, सहर 17 साल की और गीती मात्र 13 साल की और शाफिया की पहली पत्नी रोना आमिर मोहम्मद 52 सभी डूब गए। ये परिवार मूलतः अफगानिस्तान से था और बाद में कनाडा आकर मॉन्ट्रियल में बस गया। शाफिया, यामा और हामिद ने इस घटना को एक दुखद दुर्घटना बताया था। आखिरकार क्या हुआ था शाफिया परिवार के साथ, ये आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान से आकर कनाडा में बसे मोहम्मद शाफिया मिडिल क्लास परिवार के थे। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वो एक बिजनेसमैन बन गए। आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। साल 1989 में रोना आमिर की सगाई शाफिया से तय हुई थी। काबुल के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में ये शादी हुई, लेकिन जब इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई तो शाफिया ने दूसरी शादी कर ली। जल्द ही एक पति, 2 पत्नियां और 4 बच्चे हो गए। 1992 में अफगानिस्तान के गृह युद्ध की उथल-पुथल से बाहर निकलने पर परिवार में 2 और बच्चे हुए। ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय रुकने के बाद शाफिया परिवार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बस गया। मोहम्मद ने खूब तरक्की की और पुरानी कारों और प्रॉपर्टी के कारोबार में लग गए, जबकि उनकी पत्नी तूबा ने अपनी पूर्ववर्ती रोना को किनारे करने का काम किया। मोहम्मद शाफिया लाखों कमा रहे थे, लेकिन यूएई ने नए लोगों को सिर्फ निवास की अनुमति दी, नागरिकता नहीं, जो शाफिया चाहते थे। उन्होंने कनाडा को एक संभावित शरणस्थली, एक स्थिर पश्चिमी देश के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो शाफिया को नागरिकता प्रदान कर सकता था। उस समय क्यूबेक प्रांत में एक अप्रवासी निवेशक योजना चल रही थी, जिसके तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदक को कुछ चेक और अन्य शर्तों के साथ कनाडा में अपना घर खरीद सकते थे। लेकिन कनाडा में बहुविवाह को नापसंद किया जाता था, जिसके चलते शाफिया ने रोना को एक चचेरी बहन बना दिया। उसने $2 मिलियन नकद में एक स्ट्रिप मॉल खरीदा, एक आयात निर्यात व्यवसाय खोला और दुबई में अपने बिजनेस को चालू रखा। उसने एक आलीशान इलाके में हवेली बनवाई और पूरे परिवार को अपने साथ ले आया। पिता, 2 पत्नियां और 7 बच्चे। बहुविवाह को छोड़कर सतह पर शाफिया परिवार एक आकर्षक, सफल अप्रवासी कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परेशानी पनप रही थी। वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था शाफिया परिवार के साथ। 30 जून 2009 की सुबह थी, कनाडा दिवस से पहले की सुबह। डिटेक्टिव कॉन्स्ट जियोफ डेम्पेस्टर को दोपहर की शिफ्ट में काम करना था, 2 बजे से आधी रात तक, लेकिन उनका सेलफोन कुछ घंटे पहले ही बज उठा। मेजर क्राइम यूनिट में एक सहकर्मी ने उन्हें किंगस्टन मिल्स लॉक्स में लाशों से भरी कार के बारे में जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहा। पुलिस मुख्यालय पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद 3 लोग गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सामने काउंटर पर आए। मोहम्मद शाफिया, लड़कियों के पिता, तूबा मोहम्मद, यामा उनकी मां और हामिद शाफिया उनका 18 वर्षीय भाई। छोटे सुनहरे बाल और नौसिखिए जैसा चेहरा वाले एक अनुभवी पुलिस अधिकारी डेम्पेस्टर ने
उस शिफ्ट का अधिकांश समय मां, पिता और बेटे का साक्षात्कार करने में बिताया। पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि वे शोकाकुल रिश्तेदार हैं, जो ये जानकर हतप्रभ हैं कि उनके प्रियजन चले गए हैं। सटीकता के लिए वीडियो टेप की गई उनकी प्रारंभिक कहानियां मूलतः एक जैसी थी। धनी मुस्लिम परिवार, हाल ही में कनाडा में अप्रवासी, नियाग्रा फॉल्स की सड़क यात्रा, 10 छुट्टियां मनाने वाले सेंट्रा और एक सिल्वर लेक्सस एसयूवी के बीच बंट गई। शाफिया, तूबा और हामिद सभी ने जासूस को बताया कि वे मॉन्ट्रियल के घर के रास्ते में किंगस्टन, ओंटारियो के एक मोटेल में रुके थे और ज़ैनब ने कुछ कपड़े लेने के लिए कार की चाबी उठाई थी और 2 बहनों आमिर के साथ मौज मस्ती करने चली गई थी। शाफिया ने कहा कि वे वापस नहीं लौटी। हालांकि जासूस को जल्द ही एहसास हो गया कि ये सब कुछ नहीं था। डेम्स्टर ने जितने ज्यादा सवाल पूछे, उनकी कहानी उतनी ही अजीब लगने लगी। नियाग्रा फॉल्स से 6 घंटे की सड़क यात्रा के बाद ये महिलाएं आधी रात को मौज मस्ती के लिए निसान में क्यों सवार हुई? एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटनास्थल पर मौजूद जांचकर्ताओं को क्यों बताया कि उसने उस रात पानी के किनारे 2 कारें देखी? और शाफिया दंपत्ति स्टेशन पर हरे रंग की मिनी वैन में क्यों आए, ना कि उस सिल्वर लेक्सस में जिसे वे छुट्टियों के दौरान चला रहे थे? अधिक पूछताछ के बाद शाफिया परिवार की कहानी उजागर होने लगी। नहर में मिले हेडलाइट प्लास्टिक के टुकड़े लेक्सस एसयूवी की टूटी हुई हेडलाइट से मेल खाते थे। क्या सेंट्रा को नहर में धकेलने के लिए बड़े वाहन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें महिलाएं पहले से ही डूबने से मर चुकी थी? ये संभव लग रहा था, इसलिए पुलिस ने उनकी कार की जासूसी की और मोहम्मद शाफिया और उनकी पत्नी तूबा यामा की बातें सुनी। जैसे जैसे पुलिस ने आगे की जांच की, उन्होंने एक ऐसे परिवार का पता लगाया जिस पर एक अत्याचारी तानाशाह का शासन था, जिसकी मदद उसकी पत्नी और बेटा कर रहे थे, जिसने अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। 3 सप्ताह के भीतर मोहम्मद, तूबा और हामिद हिरासत में थे। तीनों ने खुद को निर्दोष बताया और अक्टूबर 2011 में शुरू हुए मुकदमे में 4 महीने लगे, जिसके दौरान 58 गवाहों को बुलाया गया। क्राउन अभियोजन पक्ष का मानना था कि शाफिया, यामा और उनके बेटे ने पहले अपने परिवार के 4 पीड़ितों को डुबोया और फिर उनके शवों को कार में रखा और अपने वाहन का इस्तेमाल करके उसे नहर में धकेल दिया। हालांकि उन्हें इस बात का सबूत कभी नहीं मिला कि डूबने से पहले की घटना कैसे और कहां हुई। जूरी ने तीनों पर प्रथम डिग्री हत्या का दोष सिद्ध किया। दोष सिद्धि के लिए पैरोल की उम्मीद के बिना 25 साल की स्वचालित सजा थी, जिसके बाद निर्वासन था। नवंबर 2016 में ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील ने सजा और सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी और हामिद शाफिया के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास को उस अदालत ने 2017 में अस्वीकार कर दिया था। शाफिया मुकदमे के दौरान टोरंटो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शहरजाद मुजाब को पितृत्वात्मक समाजों की प्रकृति पर एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में बुलाया गया था। स्टैंड पर उन्होंने गवाही दी, जो सम्मान के रूप में सामने आता है। वो वास्तव में एक पुरुष की महिला की कामुकता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये दर्शाता है कि घर में कौन सत्ता में है। यदि कोई पुरुष अपने घर को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व महिला सदस्यों के व्यवहार से होता है, तो इसका मतलब है कि उस पर किसी अन्य सार्वजनिक मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। कनाडा सरकार द्वारा ऑनर किलिंग की प्रारंभिक जांच में कहा गया कि देश ने 1999 और 2009 के बीच सम्मान के नाम पर की गई कम से कम 1 दर्जन हत्याओं का दस्तावेजीकरण किया था। रिपोर्ट ने शरणार्थी संरक्षण कानून के संदर्भ में भी इस घटना का विश्लेषण किया, जिसमें कहा गया कि 1993 में कनाडा दुनिया का पहला देश था जिसने लिंग उत्पीड़न दिशा निर्देशों को अपनाया, जो शरणार्थी स्थिति उद्देश्यों के लिए लिंग आधारित हिंसा को उत्पीड़न के रूप में पहचानने में सहायता करते हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार जनवरी 2016 और दिसंबर 2017 के बीच अफगानिस्तान में ऑनर किलिंग के 280 मामले दर्ज किए गए।
हालांकि कई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि अधिकांश मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। ऐसी और कहानी जानने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना न्यूज़ पिन को ना भूलें। नमस्कार।